Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 14 मार्च 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मैक्वारी आइलैंड को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्या बोलता है देखो, यहाँ पर सवाल में आपको 3 अलग अलग बॉडीज़ के नाम दिए गए हैं। जैसे पहली बॉडी का नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दूसरे का नाम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, तीसरे का नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बताना यह है कि भारत इन तीनों बॉडीज़ में से किस किस का मेंबर है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों बॉडीज़ का मेंबर है। इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो फ्रंट पेज पर प्लस और भी हमारे बीच बीच में जो कई सारे पेजेस हैं न्यूज़पेपर के, वहाँ पर भी इस आर्टिकल को कवर किया गया है जो कि ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन करता है। आपको पता है 95th ऑस्कर अवार्ड का जो इवेंट है वो रिसेंटली हुआ है और इंडिया को भी यहाँ पर कुछ कुछ कैटेगरीज़ में ये ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं, जो कि भारत के लिए कह सकते हो अब की बार का जो इवेंट है वो एक ऐतिहासिक इवेंट रहा है। चलो थोड़ा सा इस अवार्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपसे वनडे एग्जामिनेशन में तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे ही जाएंगे, हर साल पूछे जाते हैं। प्लस यूपीएससी के अंदर में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ऑस्कर अवार्ड का एक और नाम है। क्या नाम है? अकेडमी अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड्स को ही हम लोग अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। अब थोड़ा समझते हैं इन अवार्ड्स का पैटर्न कैसा होता है, किस बेसिस पर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स होती हैं, तो बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी एक अलग होती है, बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी अलग होती है, देन बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले। तो ये सारे के सारे आप कह सकते हो अलग अलग सेक्शंस हैं जहाँ पर इस ऑस्कर अवार्ड को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम बात करें तो जो नाटू नाटू सॉन्ग है ना RRR मूवी का, इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग वाली कैटेगरी में रखा गया है। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड अब की बार भारत को मिला है। कौन से गाने को? नाटू नाटू वाले गाने को। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में भारत अब की बार है। उसके साथ साथ बेस्ट डॉक्यूमेंट वाली कैटेगरी में भी भारत अब की बार देखने को मिल रहा है। उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊँगा। तो ऑस्कर 2023 में जो सबसे बड़ा विनर है या सबसे बड़ी मूवी जो विनर बनकर आई है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगी, जिसका एक पोस्टर लगा रखा है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस करके यहाँ पर ये पूरी मूवी देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड्स, लगभग कह सकते हो कि जैसे मैंने अलग अलग कैटेगरीज बताई है ना, तो ऐसी कई सारी कैटेगरी के अंदर ये पिक्चर नज़र आई है। कह सकते हो कि लगभग 10 ऑस्कर अवार्ड्स तो लगभग ये पिक्चर खुद अकेली रह गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी विनर साबित हुई है ऑस्कर 2023 के अंदर में, जिसका नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। दोबारा नाम बता रहा हूँ, ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वो मूवी है जिसने अवतार द वे ऑफ वाटर को भी बीट किया, और भी कई सारी फेमस मूवीज़ थी इसके साथ साथ नॉमिनेशन में, बट वो सब पीछे रह गई और ये मूवी सबसे ज़्यादा आगे निकली है। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इसको जाता है। उसके बाद में ऐसी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड कौन है विनर? वो है ब्रेंडन फ्रेजर। ठीक है, द वेल मूवी के वो विनर हैं, उनको यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। फिर उसके बाद में आप देखोगे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हो गया, या और भी कई सारे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड हो गया। तो इन सारी कैटेगरीज के अंदर यही मूवी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसी का ही
कह सकते हो कि जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो इसी मूवी को मिला है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जो है वो भी इसी मूवी को मिला है। देन उसके बाद में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इसी मूवी को मिला है, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी इसी मूवी को मिला है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के साथ साथ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी इसे मिला है ना। ऐसे कई सारे अवार्ड्स, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड इसे मिला है। तो बहुत सारे अवार्ड्स अकेला ये मूवी ले गया है। तो कह सकते हो इन पूरे कैटेगरीज के अंदर में कहीं ना कहीं बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के अंदर में इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के मामले में जो नाटू नाटू वाला गाना है आरआर मूवी का, उसको यहाँ पे ये अवार्ड मिला। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के साथ साथ मैं आपको बता दूं क्या है ना, ये आपने क्राइटेरिया देखा, इसके अलावा ये जो ऑस्कर अवार्ड्स है वो डॉक्यूमेंट्री के मामले में भी दिए जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती है ना, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज, उसके मामले में भी यहाँ पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की जब बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्री में 2 अवार्ड्स यहाँ पर बांटे जाते हैं। 2 अवार्ड्स हैं, एक तो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर और दूसरे अवार्ड का नाम है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की जब बात करते हैं तो यहाँ पर अवार्ड मिला है नेवेल्नी को। नेवेल्नी यहाँ पर विनर आपको देखने को मिलेगा। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर क्या है, देखो ये एलेक्सी नेवेल्नी का पिक्चर आपने देखा है और कई बार एलेक्सी नेवेल्नी के बारे में हमने डिस्कशन किया है, हालांकि काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में नहीं है लेकिन अब यहाँ पर न्यूज़ में बन चुके हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो कि रशिया में व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में यहाँ पर बातचीत करते हैं कि हाँ व्लादिमीर पुतिन कितना करप्शन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में कई सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी हैं और एक समय था कई सारे लोग यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए उतर भी गए थे, बट करंट समय में ये जेल में है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर किसको मिला है, नेवेल्नी को। फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो दिया गया है द एलिफेंट विस्पर्स को। क्या कह सकते हो, द एलिफेंट विस्पर्स एक बहुत बड़ा विनर निकल कर आया है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में। तो ये थे अब की बार की ऑस्कर्स की पूरी तरह से कहानी, ये मैंने आपको एग्जैक्टली बता दी है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। अच्छा, एक पिक्चर और है, उसको और ध्यान देना। ये पिक्चर, इसको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, इसको पीडीएफ में से ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, आपको ये हेल्प करेगा, खासकर वनडे एग्जामिनेशन वाले। तो ये वो इंडियंस हैं जिन्होंने यहाँ पर ऑस्कर्स को जीते हैं। जैसे सबसे पहला आप देख पाओगे बेस्ट कॉस्ट्यूम कैटेगरी में मिला था भानु अथैया को, ठीक है ना। तो 1983 में सबसे पहला ऑस्कर भारत को मिला था, लेकिन वो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कैटेगरी में मिला था, ठीक है। फिर उसके बाद में हॉनरी अवार्ड के अंदर में आप देख पाओगे 1992 में यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में सत्यजीत राय जी को ये अवार्ड दिया गया था। फिर ऐसे ही यहाँ पर लगातार 2009 में भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था गुलजार को। देन 2009 में आप कह सकते हो बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था AR रहमान को। ऐसे यहाँ पर अब की बार 2023 की हम बात करें तो 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की, जैसे हम बात कर रहे थे एलिफेंट विस्पर की, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो रिसिपिएंट है उनका नाम है कार्तिकी गोंसाल्वेज, इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग वो हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं, नाटू नाटू वाला जो सॉन्ग है ना, उसके जो कंपोज़र हैं MM किरावनी, चंद्र बोस, तो इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कैटेगरी है, रिसिपिएंट्स और कौन कौन से साल में कितने कितने अवार्ड्स मिले हैं वो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लिस्ट जो है ऑस्कर्स का वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। क्वेश्चन बन जाए सबसे पहला ऑस्कर कब आया था, तो 1983 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की कैटेगरी में सबसे पहला ऑस्कर मिला था। तो अब छोटे छोटे जो आर्टिकल पूरे न्यूज़पेपर में जगह जगह पर दिखाई पड़ रहे हैं ना, उनको सभी जगह पर मतलब एक ही जगह पर समेट कर मैंने आपको कवर करवा दिया है। अब जगह जगह भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी सारी आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर आपने कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसे कई आर्टिकल विश्वास करो मतलब 8-10 आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं, पेज नंबर 10 पर, पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 13 पर, और बीच में कई छोटे छोटे आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। तो जिसके बेसिस पर मैंने एक ही जगह पर कंपाइल करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा ये वाला, इसको आप GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आने वाले समय में सेम सेक्स मैरिज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम लोग यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर इसका डिस्कशन कर रहे हैं। सेम सेक्स मैरिज का जो पूरा मामला है ये अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी पिटीशंस अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लिए, तो सुप्रीम कोर्ट अभी यहाँ पर इस पूरे मामले को देख रहा है। और अभी एक और तारीख चूज़ कर ली गई है, वो है 18 अप्रैल। तो ये जो बेंच है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बैठेगी, वो बेंच यहाँ पर इस पूरे पर्टिकुलर मामले को देखेगी। तो इन्होंने यहाँ पे अपना जो फाइनल आर्गूमेंट देना है वो 18 अप्रैल को फाइनल आर्गूमेंट देंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। जो भी पूरी सुनवाई चलेगी इस पूरे मामले की वो सब लाइव स्ट्रीम होगा और सब पब्लिकली यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है। देखो हुआ क्या है, सेम सेक्स मैरिज को लेकर ना काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के पास में है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये मामला रेफ़र कर दिया है आगे, किसके पास में दे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र कर दिया है। तो इस वजह से ये चर्चा में है,
कि इस मैरिज को कानूनी तौर पर मान्यता दें ना दें, अभी देखते हैं आने वाले समय पर क्या होगा। देखो अभी इससे पहले कुछ नहीं कह सकते, आने वाले समय पर जब इसका पूरा का पूरा सुनवाई होगी, बहुत आर्टिकल पब्लिश होंगे, आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल जाएगी, अभी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर भी यहाँ पर इस आर्टिकल में एक चीज़ आप पढ़ सकते हो, ठीक है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्योंकि ये पूरा मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया गया है, तो ये बेंच इस मामले को देखेगी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती क्या है, ये आपको ज़रूर से समझना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के अंदर में, खासकर अगर आप लक्ष्मीकांत की किताब या कोई किताब पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें जानने को ज़रूर से मिलेंगी। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है। कैसी बेंच है? तो यहाँ पे कुछ जजेस बैठते हैं। आपने सुना होगा ना कि ये मामला इस बेंच के पास गया है ना, सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के पास में गया है, 3 जज बेंच के पास में गया है, 4 जज बेंच के पास में गया है। तो मतलब यहाँ पे कुछ जजेस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर केस की सुनवाई कर रहे होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी एक ऐसी बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की जहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा जजेस होते हैं। आपसे सवाल बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जजेस होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की जहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा जजेस होते हैं, ठीक है। अब ये जो बेंचेस हैं, ये किसी पर्टिकुलर कोई मामला है, कोई बड़ा मामला है, तो उसके लिए यहाँ पर बैठाई जाती है, उसके लिए यहाँ पर ये जजेस बैठते हैं और उसकी केस की सुनवाई करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर वैसे आप देखोगे जो ज़्यादातर केसेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, वो 2 जज की बेंच या 3 जज की बेंच से ही हैंडल हो जाते हैं ज़्यादातर केसेस, ठीक है। नहीं तो कोई बड़ा मुद्दा है, लंबे समय से चर्चा में है, तो उसके लिए और बड़ी बेंच यहाँ पर लेनी पड़ती है, और बड़ी बेंच को वो केस पहुँचाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो नॉर्मल तरीके से केसेस की सुनवाई की जाती है, वो 2 जज की बेंच या 3 जज की बेंच के थ्रू करवाई जाती है ना। जो 2 जज की बेंच होती है, इसको हम डिवीजन बेंच के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन बन सकता है डिवीजन बेंच में कितने जजेस होते हैं, तो 2 जजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कभी कभी इसमें 3 जज भी हो सकते हैं। अब आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है कि ये बेंच कितनी बड़ी हो सकती है। देखो काफ़ी बड़ी हो सकती है, मामला जितना गंभीर होगा उतनी बड़ी बेंच हो सकती है, ठीक है। मेरा एक छोटा सा सवाल है जो कि मैं आपको पहले कई बार बता भी चुका हूँ। हमारे भारत में ना एक ऐसा केस था जहाँ पर सबसे बड़ी बेंच बैठी है, उस केस का नाम बताओ, और उस केस के नाम के साथ साथ ये भी बताना उस बेंच में कितने जजेस बैठे थे उस केस की सुनवाई करने के लिए। बताओ उस केस का नाम और उस बेंच में कितने जजेस थे उस केस की सुनवाई करने के लिए। ये नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को लिखना है। और देखो एक बात ध्यान रखना, नहीं पता है तो सर्च करना, लेकिन ज़रूर से पता चलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपसे पूछ लिया गया, इंपॉर्टेंट है ये और नॉर्मल सी चीज़ है ये, है ना। और अगर आप यहाँ पर नहीं पता होगा तो ऐसे ही चले जाओगे आगे, तो आगे भी यहाँ पर ये परेशानी क्रिएट करेगा। तो इससे अच्छा पढ़ना, पढ़ने के बाद में अगर नहीं पता है तो समझना चीज़ को, फिर उसके बाद आकर यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना, लेकिन आंसर ज़रूर से देना है सभी लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2022 में सितंबर के महीने में ये चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ना, उनका कहना यह था कि हमारे पास में यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी होनी चाहिए, क्योंकि कोई पर्टिकुलर मामला आता है तभी इस बेंच को बैठाया जाता है, कोई गंभीर मुद्दा होगा, लेकिन एक परमानेंट बेंच होगी जो कि इस प्रकार के केसेस को देखती रहेगी, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। बड़े बड़े मामले को वो बेंच देख सकती है, बड़े बड़े जो केसेस हैं उनको यहाँ पर ये बेंच हैंडल कर सकती है। इससे जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है ना, उसके ऊपर भी एक अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है, उसको हम यहाँ पर कम कर सकते हैं। ये मांग रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की थी, जिस वजह से कह सकते हो ये मामला चर्चा में था, ठीक है। इतनी सी बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और ऐसे बेंचेस को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, हाई कोर्ट को लेकर कई सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। आप जब पॉलिटी पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, तो काफ़ी सारी बातें आपको वहाँ पर जानने को मिलेंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यूपीएससी ने 2021 में ना एक सवाल पूछ लिया था, 2021 का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है, ज़्यादा कोई पुराना सवाल नहीं है। क्या था? वी एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल। हमारे पास में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, वो ब्रिटिश मॉडल के बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर अडॉप्ट कर रखी है, उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बताना है कि कैसे हमारा वाला जो मॉडल है वो थोड़ा सा अलग है ब्रिटिश वाले से। हालांकि ब्रिटिश वाले मॉडल से इंस्पायर होकर हमने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया, लेकिन बताना यह है कि फिर भी वहाँ के कंपैरिजन में और यहाँ पे जो हमारा खुद का यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और वहाँ की डेमोक्रेसी है, उसमें क्या बदलाव है, क्या चेंजेस छोटा सा देखने को मिलता है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो नीचे आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जब हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेशन की ना, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सुप्रीम माना जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में वो जो पार्लियामेंट है सोवरेन माना जाता है। यानी कि इंडिया के अंदर में जो पार्लियामेंट की पावर है ना, वो लिमिटेड होती हैं। ऐसा नहीं है खुल्लम सारी पावर दे रखी है, नहीं, वो पार्लियामेंट की पावर थोड़ी सी लिमिटेड होती है, जबकि यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, इंडिया के अंदर में जितने भी मैटर्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को लेकर, है ना, आपको पता होगा संविधान में कोई बदलाव करना है तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट एक्ट को पास करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी
उसकी चेक करनी पड़ती है। देखो जो भी अमेंडमेंट किया गया है ना संविधान में, जो भी अमेंडमेंट होता है वो संवैधानिक है या नहीं, यानी कि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है ना उसको यहाँ पर देखने के लिए ये मामले रेफ़र किए जाते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, यानी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, उसको यहाँ पर ये मामले देखे जाते हैं, ये मामले भेजे जाते हैं ताकि वो चेक कर सके कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है, इस संविधान के अंदर संशोधन किया गया है, बदलाव किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, यानी कि संवैधानिक या असंवैधानिक नहीं है। तो इस चीज़ को इस चीज़ को किसके पास में रेफ़र किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास में। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो वैसे बताना है कि बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है ना तो बहुत आराम से, मतलब ऊपर ही ऊपर से आंसर निकल गया होगा आपका, क्या आंसर है। तो वैसे इसका आंसर आपको जब आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 ओनली 2 ओनली दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपको सही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो पार्लियामेंट है ना उसके पास में पावर्स तो हैं, डेफिनेटली लॉज वगैरह कानून वगैरह बना सकते हैं, लेकिन वो पावर्स जो है लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट है, यानी कि हमारा जो लेजिस्लेचर है उसके लिए एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है, किसी एक को पावर्स नहीं दी गई हैं, पावर्स को बांट दिया गया है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं और तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तीनों एक दूसरे के बेसिस पर यहाँ पर चलती हैं। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, कोई हमारा किसी एक्ट में, किसी कानून में कोई संशोधन हो रहा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी यानी कि वो संवैधानिक है या नहीं है, तो वो जो पर्टिकुलर मामला है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया जाता है। वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उस पर्टिकुलर मामले को देखती है और फिर बताती है। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो वो डिक्लेयर कर देगी भाई असंवैधानिक है, संवैधानिक होगा तो यहाँ पर उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई, इतनी सी बात थी, इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सुनना है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 11,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं वीडियोज़ के अंदर में, आप उनके आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में रेगुलर बेसिस पर दिया करो। पता चलता रहता है कौन कौन कॉमेंट्स में हमेशा एक्टिव रहता है, कौन कौन रेगुलर बेसिस पर आंसर्स देता रहता है। नाउ ये जो आर्टिकल है ना इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। देखो आपको पता है एक सिप्री की रिपोर्ट आती है, ठीक है, किसकी रिपोर्ट आती है? सिप्री की। अच्छा, ये सिप्री क्या है? ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका काम क्या है? इसका काम ये कहना है कि दुनिया भर में जो वेपन्स होते हैं, जो हथियार होते हैं, उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना हुआ है और कौन कौन से देशों ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट या सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है। तो इसकी जो रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट 2023 की, इसमें बताया गया इंडिया अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है आर्म्स का, यानी कि इन हथियारों का अभी भी यहाँ पर सबसे बड़ा इंपोर्टर भारत ही है। हम अलग अलग देशों से बहुत सारे वेपन्स को परचेज़ कर रहे हैं। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर और मेंशन की गई है कि अगर आप इंडिया को पहले के मुकाबले कंपैरिजन करोगे, यानी कि पहले का समय देखोगे और अब का समय देखोगे, जैसे 2013 से लेकर 17 का टाइम पीरियड देखोगे, तो हम उस समय पर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया करते थे, बहुत सारे हथियार हमने परचेज़ किए हैं अलग अलग देशों से। लेकिन 2018 से लेकर 22 तक का टाइम पीरियड देखोगे तो हथियार अभी भी हमने परचेज़ किए हैं, अभी भी यहाँ पर टॉप पर आ रहे हैं हम लोग इंपोर्टिंग के मामले में। लेकिन पहले के मुकाबले हथियार परचेज़ करना हमने कम कर दिया है। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट के अंदर एक ड्रॉप देखने को मिला है। कितना ड्रॉप देखने को मिला है? पहले के मुकाबले 11% का ड्रॉप देखने को मिला है, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने मेंशन किया है। अब डिस्कस करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से देश हैं जिनसे सबसे ज़्यादा हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। तो आप सोच रहे हो, जो बिल्कुल सही है, एक अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखा है, क्योंकि पहले मैं आपको इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे 2018 से लेकर 2022 के टाइम पीरियड के बीच में, यानी 2018, 19, 20, 21, 22, इन 5 सालों में इंडिया अभी भी यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है हथियारों का, यानी वेपन्स बहुत सारे परचेज़ हम करते हैं। हालांकि वेपन परचेज़ करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो चुकी है, पहले के मुकाबले हम अभी कम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। अच्छा, सवाल यह है कि सबसे ज़्यादा हथियार किससे परचेज़ किया? तो वो है रशिया। रशिया यहाँ पर सबसे बड़ा सप्लायर है आर्म्स का टूवर्ड्स द इंडिया। तो इंडिया को सबसे ज़्यादा हथियार किसने बेचे हैं? रशिया ने बेचे हैं। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा, रशिया चलो फर्स्ट पोजीशन पर हो गया। दूसरे पोजीशन पर कौन है? तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रांस। फ्रांस हमारे लिए सेकंड सप्लायर है और फ्रांस की चर्चा बहुत की गई है, क्योंकि अभी रिसेंटली भी हमने फ्रांस के साथ में कुछ डील्स करी हैं।
ठीक है। तो फ्रांस के साथ में इंपोर्ट हमारा डेफिनेटली पहले के मुकाबले बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। तो पहले नंबर पर रशिया, दूसरे नंबर पर फ्रांस। मैं आपको बता दूं, पहले दूसरे नंबर पर यूएसए आता था जिससे हम हथियार परचेज़ किया करते थे, लेकिन फ्रांस ने यूएसए को पीछे छोड़ दिया और सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा सप्लायर वाली कैटेगरी में आ चुका है। ठीक है। अब सवाल यह है कि कौन कौन से देश हैं जो कि भारत को ये आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो है रशिया, फ्रांस और इजराइल। इन 3 देशों के लिए इंडिया जो है एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है आर्म्स का, यानी कि वेपन्स का। ठीक है। फिर उसके बाद में बताया गया कि अब की बार इंपोर्ट कितना कितना हुआ है। तो लगभग रशिया से हमने 45% का इंपोर्ट किया है, फ्रांस से 29%, यूएसए 11%। तो इतना इतना परसेंट का यहाँ पर इंपोर्ट इन देशों से किया गया है। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने केवल इंपोर्ट किया है, काफ़ी सारे हथियार हम लोगों ने बेचे भी हैं अलग अलग देशों को। तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा किस कंट्री को बेचा है, तो वो है म्यांमार को काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने वेपन्स बेचे हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो। बाकी यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि इंडिया का जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वो बड़ा है, उसके पीछे का एक कारण भी है क्योंकि हमारी जो बाउंड्रीज़ है ना नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस देख लो, चाहे इंडिया चाइना के रिलेशंस देख लो, तो दोनों देशों के साथ में ही भारत का जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। दैट इज़ वाई हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत सारा जो आर्म्स है, बहुत सारे जो वेपन्स है वो हमें इंपोर्ट करने पड़े हैं। बाकी फ्रांस का एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल कह सकते हो कंडीशन यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि फ्रांस के साथ में हमने कई सारे वेपन्स को परचेज़ किया है, कई सारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, इन सब चीज़ों को परचेज़ किया गया है। और फ्रांस से हम इतना परचेज़ करने लगे कि यूएसए को पीछे छोड़कर फ्रांस सेकंड नंबर पर आ चुका है। फ्रांस के लिए इंडिया एक सबसे बड़ा कह सकते हो एक्सपोर्ट मार्केट नज़र आता है। ठीक है। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल की पूरी कहानी है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, आने वाले समय पर इसके ऊपर कुछ और आर्टिकल्स पब्लिश होते रहेंगे, है ना, कुछ डिटेलिंग्स आती रहेंगी, तो वो लिखित में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बट अभी के लिए बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। आने वाले समय पर हम देख पाएंगे कि इस टॉपिक से कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों में हमने कई बार इन टॉपिक को डिस्कस किया। हुआ क्या है, बात की जा रही है वल्चर की। अब वल्चर क्या होता है? वल्चर यानी कि गिद्ध की हम बात कर रहे हैं। तो वो जो वल्चर है ना, वो अभी तमिलनाडु में, केरला में और कर्नाटका में कई सारी जगह पर स्पॉट किया गया है। लगभग ऐसे 246 कितने 246 जो वल्चर्स है वो देखने को मिले हैं एक सर्वे के दौरान तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में, यानी कि जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो सर्वे है वो 26 फरवरी 25 फरवरी को किया गया था। उसके बेसिस पर यहाँ पर ये सारे के सारे जो वल्चर्स है वो दिखाई पड़े हैं। अब कहाँ पर, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बोला यह जा रहा है कि लगभग 98 वल्चर्स पाए गए हैं एमटीआर में और 2 वल्चर एसटीआर में, और 73 वल्चर देखने को मिले हैं बीटीआर में, 23 एनटीआर में। अब आपको सोच रहे होंगे ये एमटीआर, एसटीआर, डब्ल्यूडब्ल्यूएस, बीटीआर, एनटीआर ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं। एमटीआर मतलब मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और एसटीआर मतलब सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। फिर उसके बाद में वनएट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डब्ल्यूडब्ल्यूएस जो केरला में है। फिर बीटीआर यानी कि बंदीपुर टाइगर रिजर्व और एनटीआर यानी कि नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कर्नाटका में है। ठीक है। तो ये अलग अलग कह सकते हो टाइगर रिजर्व्स की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये जो वल्चर्स हैं वो देखे गए हैं। और जो ये सर्वे किया गया था ना, जिस सर्वे के दौरान 246 वल्चर्स को स्पॉट किया गया, देखा गया, तो इन वल्चर्स में से सबसे ज़्यादा कौन कौन से वल्चर दिखाई पड़े हैं, तो 183 के आसपास लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स पाए गए हैं। 183 वाइट रम्ड वाले वल्चर्स देखने को मिले हैं और 30 लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स। फिर उसके बाद में 28 के आसपास रेड हेडेड वल्चर और 3 इजिप्टियन वल्चर्स दिखाई पड़े हैं। यानी ये जो वल्चर, ये जो गिद्ध होती है ना, इनमें भी अलग अलग स्पीशीज़ हैं, अलग अलग प्रजाति हैं। फिर उसके बाद में एक हिमालयन ग्रिफॉन और एक सेनेरस वल्चर दिखाई पड़ा है। हिमालयन ग्रिफॉन वो वाला वल्चर है जिसको लेकर यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है और कई सारे अन्य एग्जाम में भी यहाँ पर हिमालयन ग्रिफॉन को लेकर पहले सवाल बन चुके हैं। तो ये वल्चर की अलग अलग स्पीशीज़ हैं। देन उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये वल्चर्स यहाँ पे दिखाई पड़े। फिर ये बताते हैं कि इन वल्चर का आयुसन स्टेटस क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन वल्चर की किस प्रकार से हम सुरक्षा कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर इनको बचाया जा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय पर हुआ यह है कि ये जो वल्चर्स है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फेस करी हैं। परेशानियाँ इन द सेंस मतलब इसकी जो पॉपुलेशन है, जो इनकी संख्याएं हैं, वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर कम होती हुई नजर आई हैं। कहोगे कैसे? तो एक बहुत बड़ा रीज़न देखने को मिला है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जब लोग गाय भैंस पालते हैं ना, तो उनकी गाय भैंस काफ़ी बार बीमार पड़ जाती हैं। अब जब गाय भैंस जब बीमार पड़ गई हैं, तो बीमार पड़ने के साथ साथ देखोगे कि जब उनको दवाई वगैरह दी जाती है, तो अगर मान लो गाय भैंस के शरीर में दर्द हो रहा है, तो उसके पेन को कम करने के लिए कई बार डिक्लोफेनेक नाम की जो दवाई है वो दी जाती है।
कौन सी, डिक्लोफेनेक नाम की जो दवाई है वो यहाँ पर उन गाय भैंसों को दे दी जाती है। अब होता यह है कि दवाइयाँ देने के बाद भी वो जो गाय भैंस है वो ठीक नहीं हो पाती हैं। अब ठीक नहीं हुई, मृत्यु हो गई। अब डेथ होने के बाद में क्या होगा, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्रकार से कह सकते हैं उनकी जो डेड बॉडी वो छोड़ दी जाती है। अब जो डेड बॉडी ऐसी छोड़ दोगे ना एनवायरमेंट में, तो क्या होगा, वो डेड बॉडी कुछ समय बाद बहुत ज़्यादा बदबू रिलीज़ करेगी। जब वो जैसे जैसे डेड बॉडी गलेगी ना एनवायरमेंट के अंदर में, तो वो बहुत ज़्यादा बदबू रिलीज़ करने के साथ साथ क्या होगा, बहुत सारी अलग अलग बीमारियों को फैलाने का काम करेगी उस एनवायरमेंट में। तो उस बीमारी को रोकने का काम, उस गंदगी को रोकने का काम किसका है, वल्चर का है। किसका, वल्चर का। तो ये गिद्ध क्या करते हैं, उन सभी जानवरों को खा लेते हैं, उन सब जानवरों को खा के साफ कर देते हैं। तो मतलब कह सकते हो हमारे एनवायरमेंट को बचाने का काम में वल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है, बीमारियों को रोकने में वल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वल्चर की डेथ भी हो रही है सबसे ज़्यादा। उसके पीछे का रीज़न है, रीज़न यह है कि जो डिक्लोफेनेक नाम की दवाई इन गाय भैंसों को दी गई है, तो वो जो दवाई है ना, वो मेडिसिन कहीं ना कहीं इन वल्चर के लिए बहुत घातक, कह सकते हो जहर साबित होती है। अगर वो दवाइयाँ, क्योंकि अब इन गाय भैंसों को दी गई है, उनकी डेड बॉडी पड़ी है, वो डेड बॉडी यहाँ पर इन सभी जो वल्चर हैं, जो गिद्ध हैं, इन लोगों ने खा ली। तो खाने की वजह से क्या, वो जो डिक्लोफेनेक इनकी बॉडी में पहुंचेगा, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है वो सब बेकार हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में देखने को मिला है डिक्लोफेनेक एकमात्र रीज़न है जिसकी वजह से जो वल्चर है इनकी संख्याएँ बहुत तेज़ी से कम हुई हैं। ठीक है, तो एक रीज़न तो ये देखने को मिलेगा। तो काफ़ी तेज़ी से कम हुए वल्चर, जिसके चक्कर में हमें इनको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोला जाता है एक समय ऐसा था आप आराम से गिद्ध को कहीं पर भी देख सकते थे, लेकिन आज का समय ऐसा है कि गिद्ध बहुत मुश्किल से ही दिखाई पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि वल्चर की जो स्पीशीज़ है उसको लेकर क्या स्टेटस है। तो देखो, वल्चर की स्पीशीज़ की जब हम बात करते हैं तो दुनिया भर में कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 22 से ज़्यादा प्रजातियाँ वल्चर्स की पाई जाती हैं। लेकिन भारत में कितनी पाई जाती है, तो भारत में केवल और केवल 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं वल्चर की, ध्यान रखना। और वो 9 प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, वही सारे नाम लिखे गए हैं। इन्हीं 9 में से कुछ प्रजातियाँ अभी यहाँ पर तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के अंदर जो सर्वे हुआ था वहाँ पर नोट करी गई हैं। ठीक है, और बोला ये जा रहा है कि ये जो 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं ना इंडिया में, इनमें से ज़्यादातर जो प्रजातियाँ हैं वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। और आने वाले समय पर वो प्रजातियाँ पूरी तरह से ख़त्म हो सकती हैं और वो दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, ऐसा हो सकता है। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा इन प्रजातियों के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो 9 स्पीशीज़ हैं, 9 की 9 स्पीशीज़ का जो डेटा है वो इस पिक्चर में प्रोवाइड करवा दिया है। इस पिक्चर को आप PDF से डाउनलोड कर लेना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, जब एग्जामिनेशन हो तो उसके एक दिन पहले यहाँ पर इन स्पीशीज़ के बारे में पढ़ लेना, IUCN वगैरह डेटा पढ़ लेना, ये आपको हेल्प करेगा रिवीजन में, खासकर एनवायरमेंट वाले सेक्शन के रिवीजन में ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो जैसे हम अगर पहली स्पीशी की बात करें तो उसका नाम है ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर। इसका साइंटिफिक नेम है जिप्स बेंगोलेंसिस। तो ये जो ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर है ना, इसको IUCN स्टेटस में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरे में ये प्रजाति नज़र आती है। उसके बाद में स्लेंडर बिल्ड वल्चर, इसको भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। देन लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये भी अभी रिसेंटली पाया गया है, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में, ध्यान रखना। फिर है इजिप्टियन वल्चर, ये भी अभी हाल ही में देखने को मिला है, तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। रेड हेडेड वल्चर, ये भी देखने को मिला है, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इंडियन ग्रिफॉन वल्चर, ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, यानी कि इसकी संख्या अच्छी खासी मात्रा में अभी के समय पर अवेलेबल है। हिमालयन ग्रिफॉन, ये खतरे के जस्ट पास में, तो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में इसको रखा गया है। देन सिनेरस वल्चर, इसको यहाँ पर नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है, अगेन ये भी खतरे के पास में है। देन बियर्डेड वल्चर, इसको भी यहाँ पर नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है। तो ये 9 की 9 स्पीशीज़ हो गई। इनका IUCN स्टेटस क्या है वो यहाँ पर हो गया। इसको प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, PDF से ज़रूर डाउनलोड कर लेना इस पिक्चर को, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा ना। पहले आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो हमारे पास में 3-4 आर्टिकल हैं, 3-4 इश्यूज़ हैं। तो 2-3 इश्यूज़ तो हमारे द हिंदू के ही हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और एक इशू हम लोगों ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस का लिया है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन से संबंधित एक आर्टिकल को, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले आर्टिकल दिखाता हूँ। तो हमारे फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है ओपिनियन पेज पर। यहाँ पे राइटर ने काफ़ी सारी चीज़ों को मेंशन किया है और समझाया है कि कैसे हम कंज्यूमर ट्रस्ट को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। यानी आप हो, मैं हूँ, अगर हम कोई सामान परचेज़ करते हैं तो हम सभी कंज्यूमर के ट्रस्ट को कैसे और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है, उसको लेकर इस पूरे के पूरे एडिटोरियल को लिखा गया है श्रीनाथ श्रीधरन साहब के थ्रू। तो डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर इनके क्या है पॉइंट ऑफ व्यूज़। देखो, मैं आपको बता दूं पहले ही, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनना, क्योंकि आज का जो मेंस का क्वेश्चन है ना, वो इसी पूरे आर्टिकल के ऊपर डिपेंड है। तो अगर अच्छे से सुनोगे तभी उस क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। चलो सुनते हैं, रहना अब अच्छे से।
पहले हम समझते हैं एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आखिरकार इस आर्टिकल को क्यों लिखा गया है। राइटर बोलते हैं कि देखो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ना, इंसानों की जो सुरक्षा करनी, खासकर कंज्यूमर्स की, जो ग्राहक है उनकी जो सुरक्षा है, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आज के समय की इकोनॉमी का। ठीक है, तो हमारे पास में जो कंज्यूमर्स हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हक हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कंज्यूमर के साथ में काफ़ी सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को यहाँ पर किया जाता है, यानी कि गलत तरीके से यहाँ पे कह सकते हो कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बना देना, उसको चूना लगा देना कोई सामान में, है ना, ऐसा कई बार देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रोकना, वो जो गलत प्रैक्टिस की जा रही हैं लोगों को सामान बेचने में, है ना, कभी कभी क्या होता है मार्केटिंग बहुत गलत कर दी जाती है कि बताते कुछ और है और वो सामान निकलता कुछ और है ना। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, तो इन चीज़ों को रोका जाए, ठीक है ना, क्योंकि इन चीज़ों को रोकेंगे तभी यहाँ पर जो कंज्यूमर का ट्रस्ट है वो बढ़ पाएगा। नहीं तो फिर कंज्यूमर्स को पता है कि यार एग्जैक्टली हमारे साथ में यही होना है। तो कंज्यूमर का ट्रस्ट बनाना और कंज्यूमर की सुरक्षा करना, कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना आज के समय की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लेकर आने चाहिए, यानी कोई विवाद होता है तो विवाद यहाँ पर आराम से सॉल्व किया जाए। इस प्रकार के तरीके हमारे पास में ज़रूर से होने चाहिए। इंडिया क्योंकि यहाँ पर दुनिया की एक वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम लोग बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले एक अर्थव्यवस्था वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा मामला चलता रहा तो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्शन देने में अगर हम चूकते हैं तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया की जो रेपुटेशन है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब होती हुई नजर आएगी। हालांकि हम चूके नहीं हैं, क्योंकि आपको पता होगा कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लेकर आया गया था। लेकिन आपको याद होगा हमने पहले कई एडिटोरियल डिस्कस किए जहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की आलोचना भी की गई है कि भैया इसमें कई सारी कमियां हैं। ठीक है, तो करना क्या होगा, इस पर्टिकुलर एक्ट को और ज़्यादा मजबूत करना होगा, तभी जाकर हम इन राइट्स को, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। राइटर बोलते हैं कि देखो इतनी सारी पॉलिसी एफर्ट्स लगाए गए, इतना सब कुछ काम किया गया है ना, ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है, यानी कि किसी कंज्यूमर का कोई परेशानी है तो वो यहाँ पर अपनी कंप्लेंट कर सकता है, तो बहुत चीज़ें बनाई गई हैं। लेकिन चैलेंज क्या है पता है, चैलेंज ये है कि भले ही आपने एक कंप्लेंट करने के लिए पूरा का पूरा एक अलग से बॉडी बना दी हो, ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म बना दिया हो, लेकिन वो बॉडी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि उस बॉडी में जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, पहले से कई सारे कंज्यूमर्स उनकी कंप्लेंट पड़ी हुई हैं, वो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी कंप्लेंट की सुनवाई नहीं हो रही, बैकलॉग इनके पास में इतना ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है, तो हमारी कंप्लेंट क्या सुनेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि देखो हमें अर्जेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस पूरे मामले को देखें और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएं। अब राइटर शुरुआत करते हैं अच्छी तरीके से इस पूरे आर्टिकल की। ये बोलते हैं कि आखिरकार हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना ज़रूरी क्यों है, मतलब ये इतना ज़रूरी क्यों है कि हम अपने ग्राहक की सुरक्षा करें, क्यों इतना ज़रूरी है। सबसे पहला रीज़न है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स, क्योंकि जब कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी तो इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर्स हम उसको अलग से पावर दे रहे होंगे, है ना, उसके पास में कई सारे राइट्स होंगे, कई सारे हक होंगे, वो आराम से कह सकते हो कि चीज़ों को डिसाइड कर सकता है, क्या आराम से डिसीजन ले सकता है हर चीज़ को लेकर। और जब कंज्यूमर एक प्रोटेक्टेड होगा, उसको सुरक्षा मिल रही होगी ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी सर्विस वगैरह भी मिल रही होगी। हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी, उसकी रेपुटेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जा रहा है और अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, अच्छी तरीके से वह वर्क करेगा, तो जाके क्या होगा, उनको अच्छी क्वालिटी का गुड्स, अच्छी क्वालिटी का जो सर्विसेज है वो मिलेगा। नहीं तो फिर अगर सिर्फ नाम का ही प्रोटेक्शन एक्ट है या नाम से यहाँ पर सारा काम चल रहा है तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कंज्यूमर्स का जो ट्रस्ट है, जो उनका विश्वास है, वो बार बार टूटता हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद में दूसरा जो रीज़न उन्होंने मेंशन किया है वो प्रिवेंटिंग फ्रॉडलिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जो फ्रॉड किए जाते हैं। मैं जैसा आपको पहले बता चुका हूँ, फॉल्स एडवर्टीजिंग होता नहीं है कि सामान को दिखा तो बड़ा चढ़ा के दिया जाता है, डब्बे के ऊपर कई सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं, लेकिन वो सामान निकलता क्या है पता नहीं, है ना। कई बार यहाँ पर जो लेबलिंग है वो मिसलीडिंग कर दी जाती है, डब्बे के ऊपर रख दिया भाई ये फीचर्स उसके अंदर में, लेकिन क्या होता है हकीकत कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं निकलता, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसलिए भी हमें ज़रूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। ये एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं और फ्रॉड बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, और लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चाइना वाला सामान या कोई ऐसा लोकल सामान का जो प्राइस वगैरह है वो इतना ज़्यादा बढ़ा कर बता देते हैं, है ना। और इंसान चलो सामान वो ख़रीद भी ले तो घर जाकर अगर वो यूज़ करें तो कह सकते हो कि कुछ समय चला और उसका सामान बेकार, तो कहीं ना कहीं उसका जो ट्रस्ट है वो यहाँ पर टूटता हुआ नज़र आता है। तो एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है
जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट बताया गया रिड्यूसिंग हेल्थी एंड सेफ्टी रिस्क, यानी कि अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को मदद मिलेगी कि वो उनको उनकी हेल्थ को लेकर या उनकी सेफ्टी को लेकर कोई रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लो यहाँ पे कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है ना, कोई दवाइयाँ हैं या कोई मेडिकल डिवाइस है, तो अगर आपके पास में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अच्छे खासे राइट्स होंगे, सब कुछ होगा, सही तरीके से काम कर रहा होगा, तो आपको एक अच्छा सामान दिया जाएगा। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इनमें बहुत ज़्यादा कमियाँ होंगी और दवाइयों में कमियाँ होने लगी या मेडिकल डिवाइसेस के अंदर में यहाँ पर कमियाँ होने लगी, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों की सेफ्टी, लोगों की जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं बेकार हो सकती है। ठीक है। फिर एक और रीज़न दिया गया प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पर प्रमोट करना एक और बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी जो है ना वो उसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे बिजनेसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, बिजनेस कैसे चल रहे हैं। और बिजनेस अगर फेयरली चल रहे होंगे, एक ईमानदारी से काम चल रहा होगा, जो कंज्यूमर्स हैं उनका ट्रस्ट बना होगा, वो विश्वास करते होंगे चीज़ों के ऊपर में, तो बिज़नेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। लोग जो है पैसा खर्च करना सही समझेंगे कि हाँ हमें जो स्पेंडिंग है वो बढ़ाना चाहिए। और जब स्पेंडिंग बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन जब ऐसी हरकतें रहेंगी तो लोग पैसा खर्चना चाहेंगे नहीं, इससे यहाँ पर जो मनी का सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया एक और रीज़न है, वो है अपहोल्डिंग कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दौरान यहाँ पे काफ़ी सारे राइट्स मैंने बताया ना, इनको हक दिए जाते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज़, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, यानी इनकी सुनवाई हो सके, इनको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा सके सामान की, है ना, इनको अपना सामान चूज़ करने की पूरी तरह से राइट हो। काफ़ी सारे राइट्स होते हैं यहाँ पर, ये राइट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये राइट्स कंज्यूमर्स को मिलते हैं ना तो कंज्यूमर्स के अंदर में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हम अपने इन राइट्स का यूज़ करके एक अच्छा जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बता दी है राइटर ने, ज़रूरत है कि आखिरकार हमें क्यों क्यों ज़रूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शंस की। अब राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स, यानी कि क्या क्या परेशानियाँ आती हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने में। ज़रूरत क्या है वो तो समझ लिया, अब दिक्कत क्या है, क्यों नहीं हम इनको प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं, वो यहाँ पर उन्होंने समझाया। पहला रीज़न है पेंडेंसी ऑफ केसेस। जैसे मैंने आपको बताया कोई मामला अटका हुआ है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, और वो मामला कोर्ट में चल रहा है या कहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मामला लंबे समय से अटका पड़ा है, यानी कंज्यूमर के जो केसेस हैं इनकी पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के अंदर में इस प्रकार के केसेस की जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है जो कि पेंडिंग पड़े हैं। दिसंबर 2022 तक ये बताया जा रहा है कि स्टेट कमीशंस के पास में इस प्रकार से जो पेंडिंग केस है कंज्यूमर्स वाले वो 1,12,000 के आसपास हैं, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास में लगभग 4.5 लाख के आसपास केसेस हैं। ऐसे केसेस, इतने लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो अगेन यही होगा ना कि अगर आपका कोई केस जाता है तो भैया वो भी यहाँ पर अटक जाएगा। तो पेंडेंसी रेट ना इस मामले में काफ़ी ज़्यादा है, 20.5% का नेशनल लेवल पर पेंडेंसी रेट चल रहा है। ऐसे केसेस की जो सुनवाई है वो बहुत कम हो रही है, बैकलॉग ऑलरेडी काफ़ी इकट्ठा हो चुका है, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो नेशनल लेवल हो, है ना, सभी जगह पर बैकलॉग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। और अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, यानी कि कहीं और आप इस मुद्दे को दिखवा सकते हो, यानी कि आपको कोई कंप्लेंट है आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो, तो वहाँ पर भी ये जो देरी है वो लगातार होती रहती है, क्योंकि आपकी केस की सुनवाई में काफ़ी सारा जो कह सकते हो कि टाइम है वो यहाँ पर दे दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जिसकी वजह से लोगों को कोई यहाँ पर जस्टिस नहीं मिल पाता। और इससे क्या होगा, क्या कंज्यूमर को कोई प्रोटेक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। उसको कोई कंप्लेंट तो वो कहाँ पर जाकर करवाए अगर यहाँ पर पेंडिंग हो जा रहा है उसका कंप्लेंट तो। ठीक है। तो ये यहाँ पर कह सकते हो सबसे बड़ा चैलेंज है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मामले में। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे जो कंज्यूमर फोरम्स हैं ना, बहुत सारे जो कमीशंस हैं, इनके पास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि अच्छे खासे जैसे लोग होने चाहिए। अगर मान लो कोई बॉडी है उसमें अगर लोग नहीं होंगे तो वो बॉडी कैसे काम करेगी। तो बहुत सारे यहाँ पर अच्छे खासे लोग चाहिए, कि स्किलफुल लोग चाहिए, ताकि यहाँ पर इतने सारे जो केसेस पेंडिंग पड़े उनको इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके, या कोई केस आ रहा है, कोई कंप्लेंट आ रहा है ना, उसको हैंडल किया जा सके। तो अच्छी खासी नंबर में, अच्छी खासी मात्रा में लोगों को हायर करना चाहिए यहाँ पर, ताकि जो केसेस हैं वो कम पेंडिंग रहे, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, जो लोग हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। ठीक है, उनको हायर किया ही नहीं गया है, इसके चक्कर में डिले पे डिले और ज़्यादा होता रहता है। तीसरा यहाँ पर जो इशू है वो है इनएफिशिएंट ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पर दुख तकलीफ है किसी चीज़ को लेकर, आप अपनी कंप्लेंट यहाँ पर दर्ज करवा सकते हो। लेकिन जब ये बॉडी ही सही से काम नहीं कर रही तो आपकी कंप्लेंट की क्या सुनवाई करेगी, है ना। तो वो चीज़ राइटर ने मेंशन की है कि देखो जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो अक्सर उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि वो कंप्लेंट करे कैसे हैं, क्योंकि लोगों में जागरूकता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। अब लोगों में जागरूकता नहीं है कंप्लेंट कैसे दर्ज करवानी है, कैसे क्या करना है, तो अगेन किस फ़ायदे की या किस काम की ये बॉडी यहाँ पर नज़र आती है ना, सोचने वाली बात है। तो पहली बात यहाँ पर कंज्यूमर अवेयरनेस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जो कि अभी के समय पर नहीं है। ठीक है, वही दूसरा पॉइंट यहाँ पर उन्होंने और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। इंडिया में कई सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनको उनके पास में जो कई सारे राइट्स हैं ना, उसकी जागरूकता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि हाँ भाई मेरे पास में ये सारे राइट्स हैं, अगर ये मेरे साथ में ये काम करता है तो मैं इसको यहाँ तक घसीट सकता हूँ। तो अगेन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है चीज़ है कि भाई कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिल रहा है, उन्हें पता नहीं कि कैसे यहाँ पर उनको यूज़ करना है। तो किस बात का वो है ना, किस बात का कानून जब उन लोगों को पता ही नहीं कि हाँ कैसे यूज़ करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कह सकते हो एक और जो चैलेंज है वो है लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस। इंडिया के अंदर में जो बिज़नेस है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रकार की पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा कम ही अपनाते हैं। या फिर कह सकते हो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है, नहीं कोई विवाद होता है तो उसको आराम से देखा जाए, है ना, एक डिस्प्यूट एक जो बॉडी है जहाँ पर इस विवाद को निपटाया जाएगा, तो ऐसे मामले में यहाँ पर बहुत कम ही बिजनेस पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं तो फिर ऐसे मामले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे यहाँ पर कह सकते हो कि कोई हल जो है वो निकलता नहीं है। फिर यही बोला गया कि देखो ये सब इसलिए हो पा रहा है, ये सारी मनमानी हरकत ये जो दुकानदार हैं या बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स है ऐसे कर पा रहे हैं क्योंकि जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने वाले कानून हैं वो खुद इनइफेक्टिव है, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो सही से काम करते, उनको टाइट कर दिया जाता, तो अगेन यहाँ पर किसी कंज्यूमर के साथ में ऐसे धोखाधड़ी ना होती। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। अब उसके बाद राइटर सजेशन देते हैं, यानी कि उपाय, कि एग्जैक्टली क्या क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने जो उपाय दिया है, जो सजेशन दिया है, बेसिकली वो है कंज्यूमर अवेयरनेस। अब वो कंज्यूमर अवेयरनेस क्या है? देखो, लोगों को पता होना चाहिए कि उनके पास में क्या क्या हक हैं, क्या क्या राइट्स हैं। कंज्यूमर को अपने राइट्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार एक अवेयरनेस कैंपेन चला सकती है ताकि कंज्यूमर्स को बचा सके कि भाई आपके साथ अगर कोई ऐसा करता है तो आपके पास में ये राइट्स है, आपको कंप्लेंट यहाँ पे करवानी है, ये चीज़ आपके पास में, आप यहाँ पे जा सकते हो। ये सब कुछ कंज्यूमर को पता होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे उसका जो ट्रस्ट है वो बना रहे। तो पहला काम, पहला सोल्यूशन ये हुआ। दूसरा सजेशन यहाँ पर देते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो सरकार है इनको क्या करना चाहिए? इनको यहाँ पे लागू कर देना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना या सर्विसेज हैं उनकी यहाँ पर एक क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि भाई इस क्वालिटी स्टैंडर्ड का ही होना चाहिए और इस प्रकार पे सरकार अड़ जाए, स्ट्रिक्ट हो जाए, ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको कोई दूसरे घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट ना मिल सके, है ना, उनको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाए। फिर उसके बाद में तीसरा है रिड्रेसल मैकेनिज्म। सरकार को एक इफेक्टिव, देखो इफेक्टिव वर्ड है, यानी कि ऐसा रिड्रेसल मैकेनिज्म हो जो वाकई में काम कर रहा हो, जो कंज्यूमर्स की कंप्लेंट की सुनवाई कर रहा हो, तुरंत देख रहा हो। भाई कंप्लेंट आई, आप तुरंत उस कंप्लेंट को हैंडल कर लो। चलो तुरंत नहीं कर सकते, 24 घंटे में हैंडल कर लो, लेकिन भाई लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो बात यहाँ पर जमती नहीं है। ठीक है, तो कंप्लेंट्स को यहाँ पर तुरंत तुरंत हैंडल करना, एफिशिएंट तरीके से हैंडल करना, लोगों की जो कंप्लेंट है वो दूर हो जाए, लोगों को सेटिस्फाई करना, है ना, कि भाई हाँ आपकी कंप्लेंट हमने दूर कर दी है, तो वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है? अलग अलग प्लेटफॉर्म देखो सरकार ने पहले बना रखे हैं, लेकिन उसको और इंप्रूव करने की आवश्यकता है। जैसे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया, है ना, यानी कि कोई विवाद होता है तो यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स हो गए। तो ये इंस्टीट्यूशंस सरकार ने बना रखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। बना दो लेकिन काम नहीं करता है वो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद में राइटर ने मेंशन किया कि हालांकि कुछ बड़े बड़े स्टेप्स भी उठाए गए हैं, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, एक पोर्टल बनाया गया है, वेबसाइट बनाई गई है। देन दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल लोक अदालत इन पार्टनरशिप विद नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को यहाँ पर बनाया गया। देन उसके बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 लेकर आए थे, यानी कुछ इनिशिएटिव्स या कुछ कदम उठाए गए हैं कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है? इम्प्लीमेंट, यानी कि लागू करना। इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय की। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट्स बहुत सरल तरीके से समझ में आ चुके हैं। नाउ अब क्या है, अब मैं आपको मेंस का क्वेश्चन दूंगा, उस मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अब यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से उस पूरे के पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो, सवाल क्या है हमारा? सवाल आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ेगा। तो आज का मेंस का क्वेश्चन बोलता है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन एंश्योरिंग इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया? हाउ कैन दीज बी एड्रेस थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स? मतलब जब बात आती है भारत में कंज्यूमर राइट्स की, तो यहाँ पर कंज्यूमर राइट्स के जो प्रोटेक्शन की जब हम लोग बात आती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात आती है, तो यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं, है ना। दूसरा यहाँ पे बताना है कि हम उन चुनौतियों को कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या नीति लाकर या क्या रिफॉर्म्स, क्या बदलाव करके हम इन चीज़ों को बदल सकते हैं, इनको सुधार सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। मैं हिंदी में भी रीड कर देता हूँ, नीचे आपको हिंदी में भी इस प्रश्न को दिया गया है। भारत में उपभोक्ता अधिकारों के प्रभावी संरक्षण को सुनिश्चित करने के प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
और इन्हें नीतिगत हस्तक्षेपों और संस्थागत सुधारों के माध्यम से कैसे संबोधित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखोगे आपको वो चैनल मिल जाएगा। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो और अपने आंसर्स को लिखकर सेंड कर सकते हो। देखो, आंसर्स को लिखकर सेंड करोगे ना, तो एक छोटा सा काम और करना, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट में आप 2-2 आंसर्स रिव्यू कर सकते हो। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे ना, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती तो आप बता सकोगे उनको कि हाँ भाई, आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो चल रहा है। नेक्स्ट एडिटोरियल, जो अगला एडिटोरियल है, ऑस्कर्स के बारे में बात करता है। तो अगेन अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑस्कर्स के बारे में, तो यहाँ पर कोई खास बात नहीं है। मैंने जैसे बोला, पूरा कंपाइलेशन मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। ये एडिटोरियल थोड़ा रेलिवेंट है। ये बात करता है डेटा के बारे में, ठीक है, कि देखो एक इंसान का जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंसान का, आपका हो या मेरा हो, हमारा जो डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम यही चाहेंगे कि हमारा जो डेटा है वो सुरक्षित रहे, उस डेटा का जो वायलेशन है वो कहीं पर भी ना हो, या उस डेटा का जो मिसयूज़ है कोई कंपनी गलत तरीके से यूज़ कर सके, है ना, वो सब यहाँ पर ना हो, हम यही चाहेंगे, है ना। तो उसी के बेसिस पर ये जो पूरा का पूरा एडिटोरियल है वो लिखा गया है। यहाँ पर एक बॉडी आ जाती है डेपा, डेपा नाम की बॉडी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। तो इस बॉडी को जो लॉन्च किया जा रहा है ना, इसको लेकर बहुत सारी इश्यूज़, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर राइटर समझाते हैं। तो क्या है दिक्कतें, आओ समझते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों राइटर आपको देखने को मिलेंगे, इनग्रेड स्कैनर, देन उसके बाद में कृष्ण रवि श्रीनिवास, ये 2 इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। अच्छा, मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, सर आप एडिटोरियल पढ़ाते हो तो राइटर के बारे में बताते हो, तो क्या राइटर का नाम ध्यान रखना है क्या? नहीं, राइटर का नाम ध्यान नहीं रखना है। बस मैं खाली ऐसे राइटर का नाम बता देता हूँ, एक आदत सी पड़ गई है तो यहाँ पर बता देता हूँ, यानी कि या कह सकते हो कि हैबिट जो पड़ जाती है ना, कि अब भाई राइटर के ऊपर अपने आप ही चले जाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको ध्यान रखना, कभी नहीं पूछा जाएगा। वैसे राइटर के नाम पढ़ते पढ़ते ये भी पता चलता रहता है यहाँ पे कौन कौन राइटर है जो काम के आर्टिकल लिखता है। ऐसे कई सारे राइटर के नाम यहाँ पे याद हो चुके हैं, कि मतलब कई सारे राइटर के नाम मैं आपको ऐसे फटाफट बता सकता हूँ जो कि यहाँ पर काम के आर्टिकल लिखते हैं, कि हाँ काम के होते हैं। कुछ राइटर ऐसे होते हैं जिनका मेन काम होता है पॉलिटिक्स को लेकर आर्टिकल लिखना, या कुछ ऐसे आर्टिकल लिखना कोई सेंसिटिव इशूज़ को लेकर, वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए काम का नहीं होता है ना, ध्यान रखना। चलो, फिलहाल यहाँ पर क्या बोला गया है, अ चांस फॉर इंडिया टू शेप आर डेटा गवर्नेंस रिजीम। भारत के पास में एक चांस है डेटा के मामले में कुछ करने का, वो क्या है समझते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो हाल ही में क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में इंडिया ना डिजिटल, पूरे का पूरा डिजिटाइजेशन के मामले में आप देखोगे तो बहुत तेज़ी से ग्रो किया है, और इंडिया ने टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से बढ़ावा दिया है। डिजिटलाइजेशन इंडिया में तेज़ी से ग्रो किया है। कोविड के समय में ये डबल हो गया था, इसकी ग्रोथ डबल हो चुकी थी, है ना। लोगों की जो लाइव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं इस डिजिटलाइजेशन की वजह से। लोगों की लाइव्स जो हैं, उनकी जो ज़िंदगी हैं वो काफ़ी आसान हो चुकी हैं। पहले यहाँ पे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, काफ़ी सारा पेपर वर्क किया करते थे। आज के समय पर वो ज़्यादा पेपर वर्क बचा ही नहीं है। लोग बैंक गए हुए लोगों को 1-1 साल हो जाता है, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना, डिजिटलाइजेशन की वजह से इम्प्रूव हो चुकी हैं। लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर इम्प्रूव हो चुकी है। उनका जो टाइम है, जो पहले अलग अलग जगह पर ऑफिस में बहुत लंबे समय तक फंस जाता था, वो सब यहाँ पर वो आज ऑनलाइन काम करके कदम ख़त्म कर देते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आप उनका टाइम जो है बच जाता है। तो हमारा देश धीरे धीरे अभी यहाँ पर इस मामले में और ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है। जो डिजिटल स्ट्रैटेजीज़ हैं ना, वो और ज़्यादा हम लोग लेकर आ रहे हैं। लेकिन हमें इंश्योर करना होगा कि जितनी भी डिजिटल स्ट्रैटेजी होंगी या डेटा गवर्नेंस होगा, इसमें हम चीज़ों को ध्यान रखें, जैसे कि जैसे यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, है ना, उसके बाद में एक सिक्योरिटी बनी रहे, जो लोगों का डेटा है वो यहाँ पर सिक्योर रहे। तो इन चीज़ों को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखकर हमें चलना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। और अब की बार आपको बताया कि जो G20 ग्रुप है, पूरा G20 की जो प्रेसिडेंसीशिप है वो अब की बार भारत के हाथ में है। तो इंडिया G20 की प्रेसिडेंसीशिप को अब की बार संभाल रहा है, और इसी के साथ साथ भारत को एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, इस बार एक अवसर भी मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे डिजिटल अरेना के बारे में और चीज़ों को समझा सकते हैं, यानी इस डिजिटलाइजेशन के बारे में और बड़े लेवल पर बातचीत कर सकते हैं। और ख़ासकर जो हमारा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे हम डेटा को सिक्योर करेंगे, ऐसी बातें हम यहाँ पर इन 20 कंट्रीज़ के साथ में कर सकते हैं, क्योंकि G20 कंट्रीज़ की प्रेसिडेंसीशिप भारत के हाथ में है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि भैया जो G20 कंट्रीज़ हैं उनको साथ में लेकर आ सकते हैं कि हमें ज़रूरत है एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की। हम साथ में आकर मिलकर कोलैबोरेट कर कर ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो परेशानियाँ हैं इस पूरे के पूरे डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में, है ना,
या कोई नई अपॉर्चुनिटी है तो उसको हम कैसे आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको लेकर बातचीत कर सकते हैं। तो भारत के पास में अपॉर्चुनिटी अब की बार एक बहुत बड़ी है और ये किया जा सकता है। और राइटर बोलते हैं कि इंडिया के पास में पोटेंशियल है, क्योंकि भारत का यूपीआई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि दुनिया में अभी तक है ही नहीं किसी का। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, वो भी यहाँ पर खुश हो जाती हैं यूपीआई सिस्टम के बारे में जानकर। अब यूपीआई सिस्टम क्या है आपको पता है, जो फ़ोनपे, पेटीएम, ये जो चीज़ें चला रहे हो आप, ऑनलाइन जैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो सब यहाँ पर यूपीआई बेस्ड है ना। यूपीआई क्या करता है, उनको कनेक्ट करने का काम करता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी है अपने आप में काफ़ी बड़े लेवल की आ चुकी है, और ऐसे ही हमें क्या करना होगा, डेटा के मामले में और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आना होगा। और उसके लिए कदम उठाया गया, क्या लेकर आया गया, डेपा। अब डेपा का मतलब क्या है, ये इंडिया का डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है। जो डेटा है उसकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया है। अभी बेसिकली है क्या, एक मैनेजमेंट टूल है। अब ये क्या करेगा, डेटा को सुरक्षा करने का काम करेगा, डेटा की सुरक्षा करने का। लेकिन बोला यह जा रहा है कि इस डेटा के अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं और कुछ अच्छी चीज़ भी है। यानी कि इसके बारे में सुनते ही कुछ एक्साइटमेंट भी लोगों में जगा है, लेकिन कुछ चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आई हैं। सबसे पहली चीज़ बोला यह जा रहा है फ़ायदे के बारे में, कि डेटा का फ़ायदा क्या होगा, इससे डेटा प्रोटेक्शन इंप्रूव हो जाएगा। लोगों का जो डेटा है ना, वो यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। लोगों की जो प्राइवेसी है वो यहाँ पर एक तरीके से सुरक्षित रहेगी। लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर सुरक्षित रहेगी, है ना। जो इंडिविजुअल्स हैं वो आराम से अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं इस डेटा के माध्यम से। ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। प्लस डेटा हेल्प करेगा एक ट्रस्ट को बनाने में, यानी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का मामला चल रहा है ना, इसमें एक अच्छा खासा ट्रस्ट बनाने में मदद करेगा। प्लस ये तो बात हो गई इसके यहाँ पे फ़ायदे की, लेकिन बात ये की जा रही कि भैया इससे संबंधित कुछ इश्यूज़ भी हैं, कुछ रिस्क भी हैं। सबसे पहले हो सकता है यहाँ पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के मामले में इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर यह है, ये डेटा पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट टूल है, और अगर ये मैनेजमेंट टूल ही सही से लागू ना किया जाए, जैसे अभी हमने यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात किया कि भैया लॉज वगैरह, बॉडीज़ वगैरह हमारे पास में बहुत सारी हैं, लेकिन बात क्या है उसको सही से लागू करना। तो अगर यहाँ पर ये जो कंसेंट मैनेजमेंट टूल है, इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट ना किया जाए, इसको प्रॉपरली लागू ना किया जाए, प्रॉपरली इसका मैनेजमेंट ना हुआ, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है भाई, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बॉडी लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैंडल कर रही है, और अगर वहीं पर प्रॉपर मैनेजमेंट ना होगा तो क्या होगा, तो लोगों का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज़ हो सकता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर राइटर ने मेंशन की है। देन ये बोलते हैं कि एडिशनली यहाँ पे कुछ और कंसर्न्स में कुछ और दिक्कत भी हैं इस डेपा को लागू करने में। जैसे देखो, काफ़ी सारी जगह पर आप देखोगे ना, प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि जब अगर आप डेपा को लागू करोगे, इसके बेनिफिट्स को देखोगे ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नज़र आती है कि जो ये टूल है ये एक ट्रांसपेरेंट वे में इंप्लीमेंट होना चाहिए, एक सिक्योर मैनर में, कि भाई एक सिक्योरिटी यहाँ पर बनी रहे, लोगों का विश्वास यहाँ पर बना रहे। और इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर कोलैबोरेशन करना होगा। यहाँ पर सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को, सिविल सोसाइटी को, दूसरे स्टेक होल्डर्स को कोलैबोरेट करना होगा। वो कोलैबोरेट करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने, राइटर ने प्रॉब्लम तो बताई है डेपा की, और साथ ही साथ में उन्होंने सोल्यूशन ही बताया कि भैया ये काम करके यहाँ पर इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर, सिविल सोसाइटी, दूसरी बॉडीज़, ये सब साथ में आएंगे तो इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट टूल को अच्छे से रेगुलेट किया जा सकेगा, अच्छे से यहाँ पर इसको लागू किया जा सकेगा। ठीक है, बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूपीआई जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है ना, वो काबिल तारीफ़ है। यूपीआई को जिस तरीके से इंडिया में लागू किया गया, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि काबिल तारीफ़ है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ की तारीफ़ की भी है, काफ़ी सारे देशों ने। लेकिन जब बात आती है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की, तो इसी प्रकार से जैसे हमने यूपीआई को लागू किया, यूपीआई में इंडिया सक्सेसफुल हो चुका है, उसी प्रकार से हेल्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम कुछ कदम उठा सकते हैं। ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना, इसका यूज़ हम हेल्थ केयर सर्विसेज में या हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में कर सकते हैं, जिससे फार्मर्स की जो इनकम है उसको बढ़ा सकें, उसको डबल कर सकें। प्लस हेल्थ केयर सर्विसेज, एक अच्छी खासी हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करवाया जा सके। लेकिन पता है चिंता क्या है, हमेशा चिंता यही है, जब भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो भैया जो डेटा लोगों का लिया जाएगा, जो डेटा होगा यहाँ पर, उसकी सिक्योरिटी रहेगी या नहीं रहेगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यही बनता है। और उसके बाद में दूसरा चैलेंज ये है कि जो बॉडी आएगी, जो मैनेजमेंट टूल होगा, वो सही से काम करेगा या नहीं करेगा। वहाँ पे जो लोगों को रखा जाएगा वो सही से लोग, स्किलफुल लोग होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि कई सारी बॉडीज़ ऐसी होती है ना जहाँ पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। यही बताते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ मैन पावर। वहाँ पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, लोगों के पास में स्किल्स नहीं थी, उसके चक्कर में बॉडी सही से काम नहीं कर पाई, बॉडी फेल मार गई।
और बॉडी तो फेल मार गई, लेकिन आप ये देखो ये इतने सारे डेटा को मैनेज करेगा तो उससे डेटा के साथ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे आप लोग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या किया आपने, हेल्थ सेक्टर के लिए इस प्रकार से कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का काम किया। तो जैसे आप हेल्थ सेक्टर के लिए काम करोगे तो इससे रिस्क बढ़ जाता है कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी वहाँ पे स्टोर होगी और उस मेडिकल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ किया जा सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है ना, किसी को बेचा जा सकता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। और बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी तो करती हैं, आपका जो डेटा होता है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कई सारी कंपनी के ऊपर केस भी हो जाता है। मान लो कोई शॉपिंग वाला प्लेटफॉर्म है, आपने यहाँ पर उससे क्या किया, कोई सामान परचेज़ किया। जब सामान परचेज़ कर दो तो आपको कुछ डिटेलिंग्स तो भरनी पड़ती है ना, अपनी कुछ पर्सनल डेटा वहाँ पे भरना तो पड़ता है ना। तो क्या होता है वो कंपनी कभी कभी एक थर्ड पार्टी को वो सारा डेटा आपका भेज देती है। जो ये कंपनी की कॉलें आती हैं आपके फ़ोन के ऊपर वो ऐसी नहीं आती हैं, वो सारा डेटा आपका कहीं ना कहीं इन कंपनीज़ को बेचा गया है, ठीक है ना। ये कंपनीज़ की कॉलें आती है ना, कई का फ्रॉड कॉलें आती हैं, या आपका डेटा यहाँ पर इनको बेचा गया है, पैसे में यहाँ पर डेटा खरीद लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं, तो हमें डेटा के साथ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर बॉडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डेपा को लागू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों के ऊपर में ध्यान रखना होगा। तो जो डेपा है ना, डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, ये हमारे नीति आयोग का ही कह सकते हो एक इनिशिएटिव है। हमारे नीति आयोग का ही एक नया मॉडल है जो कि डेटा को लेकर बातचीत करता है ना। तो डेपा एक ऐसा मॉडल होगा जो कि क्या करेगा, लोगों को पावर देगा कि लोग यहाँ पर क्या कर सकें, अपना जो डेटा है ना उसको यहाँ पर सिक्योर कर सकें, उसको थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन के साथ में कह सकते हो सिक्योरली शेयर करना चाहे तो शेयर भी कर सके, लेकिन सिक्योरली, है ना, कि कोई भैया उसमें ब्रीच ना हो, बिल्कुल सिक्योरिटी की साइड में वो सिक्योरिटी के साथ में वो काम किया जाए। इस चीज़ के बेसिस पर यहाँ पर इस पूरे के पूरे मॉडल को यहाँ पर तैयार किया गया है। और मैं आपको बता दूं 2020 में नीति आयोग ने यहाँ पर इस डेपा का जो पूरा का पूरा मॉडल है, एक जो ड्राफ्ट है वो रिलीज़ किया था। इसका पीडीएफ नीति आयोग की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर देख पाओगे। इससे क्या होगा, डेटा शेयरिंग के ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। डेटा शेयरिंग कंट्रोल के बारे में यहाँ पर जो ये डेपा है ये पूरा का पूरा बात करता है, ठीक। तो मान लो कोई यहाँ पर डेटा मतलब यूज़र हो, आप हो, जैसे आप हो मैं हूँ, हमने यहाँ पर कोई डेटा वगैरह जनरेट कर रखा है बैंक्स के अंदर में, म्यूचुअल फंड हाउसेस में, कहीं पर भी डेटा जनरेट हुआ है। तो मान लो यहाँ पर एक कंसेंट मैनेजर, यानी कि जो डेपा है ना इसमें एक इस इंस्टीट्यूशन में एक कंसेंट मैनेजर बैठा होगा, ठीक है। अगर वो डेटा शेयर करना होगा तो आपका कंसेंट लिया जाएगा। आप जब तक हाँ नहीं भरोगे तो तब आप शेयर नहीं कर सकते। और चाहो तो आप वहाँ से डेटा एक्सेस कर सकते हो, आप चाहो तो डेटा वहाँ से निकाल सकते हो, अपना खुद का डेटा अपने पास में ले सकते हो। तो मतलब ओवरऑल डेटा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये जो डेपा है वो पूरी तरह से यहाँ पर लेकर आया गया था। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन। जो यहाँ का मैनेजर होगा, जो यहाँ का कंसेंट मैनेजर होगा, सब कुछ यहाँ पर रखा जाएगा, वही अगर बॉडी सही से काम नहीं करेगा, पूरा मॉडल सही से काम नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। यानी कि देखो कोई भी डेटा अगर यहाँ पे मान लो यूज़र हो, आपका जो डेटा है वो यहाँ पर है, तो आप क्या कर सकोगे, यहाँ से जो डेटा है ना आपकी मर्ज़ी के बिना शेयर नहीं किया जाएगा, आपका कंसेंट लिया जाएगा। तो बोला ये जा रहा है कि देखो जो ये चिंताएं हैं इस पूरे के पूरे मॉडल के अंदर में, उन चिंताओं को ठीक किया जा सकता है। कैसे? सबसे पहली बात क्या करना होगा, जो भी रेगुलेशंस हैं डेटा को प्रोटेक्शन देने के लिए उसको और मजबूत करना होगा, डेटा को और ज़्यादा मजबूत करना होगा, है ना। तो उन प्रोटेक्शन वाले रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को और ज़्यादा मजबूत कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। दूसरा, आप अलग से बॉडी बना सकते हो जो कि इसके ऊपर निगरानी रख सकेगी, है ना, अलग से यहाँ पर बॉडी जो कि इसके ऊपर निगरानी रख सकेगी। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर ये जो मॉडल है इसको हम सही से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, सही से हम इस मॉडल को लागू कर सकेंगे। तो मॉडल क्या था, आई होप गाइज आपको यहाँ पर डेपा का मॉडल समझ में आ चुका है। तो बेसिकली क्या है, ये एक कंसेंट मैनेजमेंट टूल है। नव आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ में। अगले आर्टिकल हमारा बिजनेस पेज पर है और ज़्यादा कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन वगैरह की बात की जा रही है, महंगाई की बात की जा रही है, और महंगाई बढ़ती कम होती रहती है। तो ये जो डेटा है हमेशा चेंज होता रहता है। तो आपको कभी भी जो परसेंट वाला डेटा है वो कभी रटना नहीं, कभी ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि आपको हेल्प नहीं करेगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ फिर भी बात क्या की जा रही है। फरवरी के महीने का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, क्या जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर वर्चुअली अनचेंज देखने को मिला है। यानी कि जितना जनवरी में था उतना ही यहाँ पर फरवरी में भी महंगाई देखने को मिली है। इवन फरवरी में महंगाई थोड़ी सी बढ़ चुकी है। जनवरी में अगर रिटेल इन्फ्लेशन 6% के आसपास का था, तो यहाँ पर फरवरी में ये 6.44% के आसपास हो चुका है, ऐसा आप कह सकते हो, या फिर लगभग सिमिलर ही है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। अगर जनवरी में 6.52% था तो अभी यहाँ पर 6.44% हो चुका है। तो मतलब महंगाई जो है ना लमसम बराबर ही है, कोई ज़्यादा बदलाव देखने को मिला नहीं है किसमें, रिटेल इन्फ्लेशन में।
तो इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा यही स्टैटिक डेटा पढ़ना है। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई होती है। राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन में दो प्रकार की इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल जाती हैं, मतलब दो तरीके से इसको मेजर किया जाता है, CPI और WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसी को हम लोग यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो हमारा रिटेल बायर होता है, आप हो मैं हूँ, अगर हम कहीं शॉप से सामान परचेज़ करने जा रहे हैं, जो हमारा सामान होगा जो डेली बेसिस पर यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जिस कमोडिटीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं उसके प्राइसेस के अंदर जब चेंज आता है ना, उसका प्राइस जब बढ़ता है, उसी को हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। और ये जो CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको रिलीज़ कौन करता है? इसको रिलीज़ करता है NSO, दैट इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ध्यान में रखना, ठीक है। प्रेजेंट समय में यानी कि आज के समय में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये बेसिकली 4 अलग अलग इंडेक्सेस में बटा हुआ है। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर है, एग्रीकल्चरल लेबरर है, रूरल लेबरर है, इस प्रकार से 3 अलग अलग ये हैं। देन उसके बाद में आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसके बाद 2 अलग अलग और इंडेक्स हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन और रूरल, यानी गांव और शहर के लिए अलग अलग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग रिलीज़ होता है, एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए अलग और रूरल लेबरर के लिए CPI अलग रिलीज़ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 अलग अलग इंडेक्सेस आपको CPI में देखने को मिलते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है, जो ये जो 3 इंडेक्सेस है ना, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर, इनके लिए जो CPI रिलीज़ किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रिलीज़ किया जाता है, इसको कौन तैयार करता है? तो इसको कंपाइल किया जाता है लेबर ब्यूरो के थ्रू। लेबर ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आती है। बाकी इसके अलावा जो अर्बन और रूरल वाला है, यानी कि गांव और शहर वाला, यहाँ पर जो CPI रिलीज़ होता है, इसको कंपाइल किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू, यानी NSO डायरेक्टली यहाँ पर इसको कंपाइल करता है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में जो बेस ईयर है, बेस ईयर वैसे आपको पता होगा हाल ही में इसके अंदर एक थोड़ा बदलाव भी हुआ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर वाले का एक नया सीरीज़, पूरा तरह से नया सीरीज़ जो है वो रिलीज़ कर दिया है, जिसका बेस ईयर 2016 है। यानी 2016 के बेसिस पर जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो 2016 के बेसिस पर करेंगे। उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ना, जिसका काम होता है महंगाई को कंट्रोल करना, ये सारा काम करना, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमेशा जब भी महंगाई को कंट्रोल करती है तो CPI वाले डेटा का यूज़ करती है, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए देखना पड़ेगा महंगाई कितनी है। तो उसके लिए यहाँ पर जो CPI है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, उसको हमेशा देखा जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। तो ये बात हो गई रिटेल इन्फ्लेशन की। देन उसके बाद में आ जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI। अब WPI की बात करते हैं तो ये कब मेजर किया जाता है? जब थोक में सामान, जो बल्क में, जब हम क्या करते हैं इकट्ठा बल्क में थोक में सामान को यहाँ पर परचेज कर रहे होते हैं, थोक में सामान का व्यापार हो रहा होता है, तो उस सामान का जब प्राइस बढ़ जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसको यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स के तहत यहाँ पे मेजर किया जाता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? तो इसको पब्लिश किया जाता है ऑफिसर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के थ्रू। ध्यान रखना, ऊपर वाला अलग अलग तरीके से पब्लिश हो रहा था, ये अलग बॉडी के थ्रू पब्लिश हो रहा है, ये बात ध्यान में रखनी है। कहोगे क्यों ध्यान में रखनी है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। UPSC ने साल 2015 में इसी प्रकार का एक सवाल पूछ लिया था। सवाल यहाँ पर क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी कि नीचे आपको ऑप्शन दिए गए और पूछा गया कि इन चारों में से ये बताओ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर, एग्रीकल्चरल, फिर उसके बाद में रूरल, अर्बन, ये अलग अलग हैं, है ना। तो इनको पब्लिश कौन करता है? तो इंडस्ट्रियल वर्कर वाला जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको कौन पब्लिश करता है? तो उसका सही उत्तर है आंसर नंबर C, लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो यहाँ पर इसको पब्लिश करता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि जब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो इसके 5 अलग अलग इंडेक्सेस हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग, एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए अलग और रूरल लेबरर के लिए अलग। और जो ये तीनों होते हैं इसको कौन रिलीज़ करता है? तो इन तीनों इंडेक्सेस को कंपाइल किया जाता है लेबर ब्यूरो के थ्रू। बाकी जो 2 हैं वो कौन कौन से हैं? जो अदर 2 हैं वो है CPI अर्बन, यानी कि शहर वाले के लिए, और रूरल एरियाज़ के लिए अलग अलग यहाँ पर इंडेक्सेस हैं, और इसको तैयार करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये यहाँ पर एक छोटा सा डेटा था ना। आगे आते हैं, ये आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन हुआ, इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन हुआ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर आप देख पाओगे हमारा जो आज का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज है ना, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये आर्टिकल है यहाँ पर इंडिया बोल रहा हूँ, ईरान और सऊदी के रिलेशंस के बारे में चर्चा करता है। और ईरान और सऊदी के रिलेशंस कल ही मैंने आपको डिटेल से बता दिए थे, बहुत डिटेल से आर्टिकल पढ़ाया है, जहाँ पर इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशन समझाएं कि इन दोनों देशों के बीच में जो एक समय पर कट्टर दुश्मनी हुआ करती थी, अभी रिसेंटली यहाँ पर चाइना ने मीडिएशन कराकर, चाइना ने बिचौलिया बनकर इन दोनों की जो बातचीत है वो करवा दी है, दोनों के जो रिलेशंस है वो यहाँ पर इम्प्रूव करवा दिए हैं।
है ना। अब मतलब लंबे समय से 2016 से आप देख पाओगे ना, इनके कोई रिलेशंस मेंटेन नहीं है। इन दोनों कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज हैं वो नहीं देखने को मिलेगी। बट अभी के समय पर क्या बोला गया है कि अब क्या होगा, ये दोनों देश अपनी एम्बेसीज को वापस से खोलने वाले हैं, यानी कि जो दूतावास होते हैं। तो सऊदी अरेबिया अपनी एम्बेसी यहाँ पे ईरान में खोल देगा और ईरान अपनी एम्बेसी सऊदी अरेबिया में खोल देगा। जबकि लंबे समय से ये चीज़ें बंद पड़ी हैं, रिलेशंस इनके लंबे समय से ख़राब पड़े हैं। तो इस रिलेशन को वापस से ठीक कर दिया है किसने? चाइना ने यहाँ पर बीच में आकर इनके रिलेशंस को इम्प्रूव करवाया है। इस बेसिस पर यह आर्टिकल चर्चा में है। ठीक है ना। फाइनली आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन था कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों बॉडीज़ में से भारत किस किस का मेंबर है? तो मैं आपको बता दूं, भारत तीनों बॉडीज़ का मेंबर है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। आज का सेशन बस इतना ही से था, इतनी काम की चीज़ है। और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।